माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि BEVA 181 ये कोड बहुत ही टफ कोड होते हैं। इसमें जो भी बच्चे एग्जाम देते हैं लगभग स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इनमें से फेल होके निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उन्होंने सही से प्रिपरेशन नहीं किया होता है, सही से प्रिपरेशन करके नहीं जाते हैं। देखिए, इस कोड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैक वाले होते हैं, जो फेल हुए होते हैं, फिर से एग्जाम देने जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अपने तरीके से लास्ट टाइम में टाइम प्रिपरेशन करते हैं एग्जाम से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन पहले। तो इस तरह से काम नहीं चलने वाला भैया, आपको पहले से ही पढ़ना पड़ता है। फिर भी अगर आप लोगों का लेट हो गया है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले भैया आप लोग बुक रिवीजन कर लो। क्या कर लो? सबसे पहले भैया आप लोग क्या कर लो, बुक रिवीजन कर लो। अगर बुक रिवीजन अगर सही से आप कर लेंगे तो आप अच्छे से आसानी से क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, तो बुक रिवीजन में भी क्या, बुक रिवीजन में भी क्या, देखो, बुक रिवीजन में मैंने ये कंप्लीट बुक रिवाइज करवाया है। कंप्लीट क्या करवाया है? बुक रिवाइज करवाया है। तो आपको वीडियो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपको वीडियो कंप्लीट बुक रिवीजन के जो कि वीडियो जो होंगे बुक रिवीजन का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक दिया होगा, आप लोग चले जाकर वीडियो देख लीजिएगा। देखिए, ये वीडियो पे आए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए कंप्लीट स्टार्टिंग से ही। अब तक का ये थर्ड वीडियो है ना, आप लोगों को पता है कि तीसरा पार्ट है। इस सेशन के लिए तीसरा पार्ट है, जो कि मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ दिसंबर 2024 एग्जाम का प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। इस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, दिसंबर एग्जाम 2024 का सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग जून 2024 को किए थे, फिर दिसंबर 2023 को किए थे। तो ये दिसंबर 2024 और 4-5 वीडियो जो भी होगा मैं कोशिश करूंगा लेकर आने का। तो देखिए, कम से कम 5 साल के जो आप PYQ करके जाते हैं तो आप एग्जाम में आसानी से पास होने के योग्य हो बन जाते हैं। और सही से प्रैक्टिस करके जाना, ये नहीं कुछ भी कि हम लोग किसी तरह हड़बड़ी में करना, नहीं, पूरा वीडियो को अंत तक देखना है। पूरा एक क्वेश्चन को ध्यान समझते हुए आपको, जो कि क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोगों को खुद से आंसर पहले लिखना है ना। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोगों को तब तक वीडियो को रोककर क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन भी टिक लगा देना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। जो ऑप्शन सही है उस पर टिक लगा के पहले रख देना है ना। आप कॉपी लेके बैठ जाओ, देख लेना कि आपका 50 में से, आपका एग्जाम जो होता है स्टूडेंट्स 50 मार्क्स का ये एग्जाम होगा, ये 50 मार्क्स लाने में हालत खराब हो जाता है। बच्चे 10 से 15 मार्क्स ही ला पाते हैं और ये फेल हो जाते हैं। तो क्योंकि होता ही ऐसा खतरनाक, ये जो एग्जाम का जो ये एग्जाम सबसे पहले आप लोगों को पता है ना, ये एग्जाम जो है कि चेक होता है OMR सीट में, OMR सीट में आपका एग्जाम होता है। ठीक है, और ये मशीन द्वारा चेक होता है, और जो कि आपके बुक है, बुक के अकॉर्डिंग आपका ये आंसर चेक होता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं गलती, कि गूगल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और वहाँ पे आंसर कुछ और रहता है। होते तो सही है बट बुक के अकॉर्डिंग आपका आंसर अलग रहता है, वहाँ अलग रहता है, बहुत सारा मैंने देखा। सो गूगल के अकॉर्डिंग पढ़ के जाते हैं, वहाँ पे मैच नहीं खाता है और वो गलत हो जाता है। इसलिए बुक के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना चाहिए। तो चलिए, आप लोगों को देखिए, आप लोगों का एग्जाम 2 घंटा का रहेगा भाई, मात्र 2 घंटा में आपको MCQ क्वेश्चन भरने होंगे, इसमें फिल करने होंगे। इसी वजह से जल्दीबाजी में गलती हो जाता है। देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है मेरे साथ, देखिए, आपका भी पेपर हिंदी मीडियम में रहेंगे, तो इंग्लिश मीडियम में हो या हिंदी मीडियम में हो, आपको मैं क्वेश्चन हिंदी मीडियम में ही करा रहा हूँ। आप लोग अगर इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश वाला देखिए ऑप्शन में टिक कर लेना। ऑप्शन दोनों का सेम ही रहेगा, जो भी ऑप्शन यहाँ पे रहेगा 1 2 3 4, वहाँ पे ऑप्शन में जो भी आपका सही है आप लोग कर लीजिएगा। तो अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, स्टार्ट में कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ना है। आप लोग कल पहले खुद से पढ़ लीजिए, और ये कोशिश ये कीजिए कि पढ़ने के बाद आप सबसे पहले खुद से ऑप्शन चूज करो और कॉपी कलम लेके बैठो कि 50 में से आप कितने नंबर ला पा रहे हो। 50 में से अगर आपका 30 प्लस है, 20 प्लस है, तो भैया आप पास होने के योग्य हो। ठीक है, तो देखिएगा कितना होता है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और देखिए, वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया में किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, आप लोग जरूर कमेंट करना कि मैं वीडियो यहाँ से वहां से जरूर, यहाँ से वहां से देख रहा हूँ। कौन सा सिटी से देख रहे हैं, अपना सिटी जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि पता चले भाई कहाँ से आप लोग देख रहे हैं। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आप लोग रेडी हो जाए, कॉपी कलम लेकर स्टार्ट करते हैं।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करेंगे जितना उतना ज्यादा आगे ये वीडियो जाएगा और जल्दी से वीडियो वायरल होगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? तो आप बुक में पढ़ेंगे, बुक रिवाइज करेंगे, मैंने मेरे बुक रिवीजन वाला वीडियो देखेंगे, उनमें 17 सतत विकास के 17 लक्ष्य लिखे हुए हैं और उनको अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, कौन सा लक्ष्यों में से यहाँ पे नहीं है। तो कौन नहीं है वही बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट हो जाएगा उसमें लैंगिक समता, ये ऑप्शन नंबर आपका गलत है। यहाँ पे ये सतत विकास के लक्ष्यों में नहीं है। अच्छा, ये नहीं पूछा गया तो ये राइट आंसर आपका यहाँ नहीं है। लैंगिक समानता नहीं है, बाकी ये सब भाई सतत विकास के लक्ष्य में से है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? शहर, झील, बांध और बागान। देखिए ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं भाई, ये आपको फंसना नहीं है। कई बार क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहीं से, लेकिन थोड़ा घुमा दिया जाता है तो बच्चे फंस जाते हैं। तो मानव संसाधित यहाँ पे जो संशोधन है वो है स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए, वो है आपका शहर। जो शहर को जो कि मानव ने बनाया, तो ये मानव संशोधित पर्यावरण है। ठीक है, चलो आगे। किसी व्यक्ति ने कहा कि सतत विकास शब्द एक विरोधाभास है। किसके? मोरिस टोंग ने कहा, हरमन डॉली ने कहा, एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा या ग्रो हरलेम बर्टलैंड ने कहा कि सतत विकास एक विरोधाभास है। तो भैया ये किसने कहा? आपका सही जवाब हो जाएगा स्टूडेंट्स, हरमन डॉली ने कहा। ठीक है, तो हरमन डॉली ने कहा, इसका आप राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके 4 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? तो ये सब अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जैविक घटक कौन है, मृतपोषी है या प्रोटीन है, जल है या तापमान है। तो कौन जैविक घटक है भैया? तो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स मृतपोषी, यही आपका जैविक घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको कथन पढ़ने के बाद पता चलेगा। तो देखिए, सभी पारिस्थितिक तंत्रों की अच्छी तरह से परिभाषित सीमाएं होती है। पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर प्रतिनिधित्व करता है। एक पारिस्थितिक तंत्र जिसमें स्वपोषी और विषमपोषी होते हैं, लेकिन कोई भी अपघटक स्वयं सहमित नहीं हो सकता है। पारिस्थितिक तंत्र आत्मनिर्भर है क्योंकि वे बाहरी अनुमानों से अच्छी तरह से अछूते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़ेंगे, इसके अनुसार कौन सा कथन सही है? और सही कथन जो आपकी बात करें तो भैया वो है आपका 2 नंबर, पारिस्थितिक तंत्र आकार और जटिलता में भारी अंतर का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 6 है, निम्नलिखित 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 में से कौन सा उच्च मांस भक्षी है? मानव प्रजाति, बिल्ली, हिरन या गिद्ध? कौन उच्च मांस भक्षी है? तो देखिए भैया, आपका उच्च जो मांस भक्षी है वो याद रखना, वो गिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा गिद्ध। जयमंडल में जयमंडल में प्रमुख सल्फर का भंडार है, वायुमंडल में, सूक्ष्म जीव में, महासागर में या अवसाद में? तो जयमंडल में प्रमुख सल्फर का जो भंडार है भैया वो होता है आपका जयमंडल में, है ना, वो होता है अवसाद में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा अवसाद। हेमलॉक और मेपल पाए जाते हैं, हेमलॉक और मेपल कहाँ पाए जाते हैं? शंकुधारी वन में, शीतोष्ण पर्णपाती वन में, शीतोष्ण सदाबहार वन में या शीतोष्ण वर्षा वन में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स शीतोष्ण पर्णपाती वन में हेमलॉक मेपल पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, थार मरुस्थल में कौन से जानवर कैलोटिस और यूरोमेस्टिक्स परभक्षी होते हैं? तो मरुस्थलीय सांप, मरुस्थलीय टिड्डी, मरुस्थलीय पतंगे या मरुस्थलीय जरबिल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 1 मरुस्थलीय सांप। वे जीव 10 नंबर देखिए, वे जीव जो जड़ वाले पत्तों के तनों और जड़ों से जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिपादक, पटलक, पलवक या तर्नक? क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं परिपादक।
सारित मृदु जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है झील, तालाब, दलदल या फिर नदी। तो सारित मृदु जल पारिस्थितिक तंत्र का जो उदाहरण है वो है स्टूडेंट्स आपको आप लोग देखिए आपका अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका राइट हो जाएगा नदी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में सारित मृदु जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है यहाँ पे नदी। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन क्या है, ये आपको बताया गया है बुक में। ठीक है, मैंने पढ़ाया है तो वहां पे जाइएगा, आप लोग देखिएगा। वन्य जीव, खनिज जमाव, जलीय जीव या वन, कौन अनवीकरणीय संसाधन है इन चारों में से। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन चारों में से अगर अनवीकरणीय संसाधन की बात करें तो वो है स्टूडेंट्स आपका खनिज जमाव। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपने लगा दिया था खनिज जमाव। किस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और उर्वरता कम होती है, मरुस्थलीय मिट्टी, लाल मिट्टी, हिमालय क्षेत्र की मिट्टी या शुष्क संरचना दोमट बनावट वाली मिट्टी। तो ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स मरुस्थलीय मिट्टी। समुद्री जल की औसत लवणता होती है 1.1%, 2.5%, 3.5% या 4.5%। तो देखिए ये होगा, आप लोग देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ये होगा आपका 3.5%। बीहर भूमि किस कारण से बनती है, बीहर भूमि किस कारण से बनती है, अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी, मृदा लवणता या फिर मृदा अपरदन से। तो आप ये आपका यहाँ पर राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टूडेंट्स मृदा अपरदन से। ठीक है, याद रखना मृदा अपरदन। क्वेश्चन 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विश्व की 50% से अधिक पौधे की प्रजातियां को आच्छादित करता है, कौन सा क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या शीतोष्ण पाती वन। तो ये सब क्या होते हैं, आप लोग एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, समझिएगा कि वही वो वाला ना बुक रिवीजन वाला, बुक रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको पता चलेंगे कि ये सब क्या होते हैं। तो 16 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा भैया उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, जो 50% से अधिक पौधे की प्रजातियों को आच्छादित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप वन में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, मृदा अपरदन, जल संरक्षण, कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन या जलवायु की मध्यस्थता। तो भैया इनमें से कौन सा ये है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है, यही पूछ रहे हैं ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्जनन। भारत में पारिस्थितिकी और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए वन के अंतर्गत क्षेत्र का डैश प्रतिशत होना चाहिए, 35, 33, 40 या फिर 50। तो आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर 33%। बहिस्थल संरक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अनुवांशिक बीमा प्रदान करती है, कायिक कोशिका क्लोनिंग, उत्तक संवर्धन, स्थानांतरण या बीज बैंक। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए बीज बैंक। आक्रामक प्रजाति जो त्वचा एलर्जी का कारण होते हैं, मीठी मटर, मेस्काइट, कांग्रेस घास या जलकुंभी। तो देखिए आप लोग देखिए आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। आपका राइट ऑप्शन यहाँ पे अगर मेरे अनुसार देखा जाए तो वो कांग्रेस घास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, सुंदरबन, नीलगिरी, निकोबार द्वीप समूह या कच्छ का रण। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुए हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी। कौन सा, नीलगिरी। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा नाजुक आवास के रूप में मान्य नहीं है, पर्णपाती वन, मूंगा चट्टाने, समुद्री द्वीप या फिर पर्वतीय उच्च। तो 22 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए आप लोग देखिए आपका कौन सा होगा, ये राइट होगा पर्णपाती वन।
निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? कीटनाशक, प्लास्टिक, कागज, रबर। तो कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण प्रदूषक है? तो वो है स्टूडेंट्स कागज। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से घरेलू प्रदूषक है? ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड, जैविक पदार्थ या कार्बन डाइऑक्साइड। आपका राइट होगा फॉर्मेल्डिहाइड। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश रासायनिक ऑक्सीडेंट है? बेंजीन, सल्फेट, नाइट्रेट या फिर ओजोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होना चाहिए, राइट आंसर होगा ओजोन। कीचड़ गैस में मुख्य रूप से शामिल है मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपका देखिए स्टूडेंट्स राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मीथेन। हॉटस्पॉट क्षेत्र है, देखिए भैया ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। देखिए हॉटस्पॉट क्षेत्र है, तो ये सब क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। तो हॉटस्पॉट के बारे में भाई बुक में अच्छा से समझ लीजिएगा। 27 नंबर में हॉटस्पॉट डैश क्षेत्र है दुर्लभ प्रजाति का उच्च स्थानिकवाद के, गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति के या विविधता के। तो हॉटस्पॉट जो है स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए वो उच्च स्थानिकवाद के क्षेत्र हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा ये सब बात। एक जैव विविधता वाले देश भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? विश्व 34। देखो ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, बट ये घुमा के पूछे गए हैं, ध्यान रखना भैया। थोड़ा थोड़ा घुमा के पूछे गए हैं, तो पहले पिछले 2-3 बार मैंने तीसरा प्रैक्टिस पर रिवीजन करवा रहा हूँ। तो इसमें से आप लोग ये देखिएगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा अलग अलग टाइप से पूछे जा रहे हैं, है तो वही क्वेश्चन थे लेकिन अलग अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। तो कौन सा सही नहीं है वो कह रहे हैं? विश्व के 34 विश्व जैव विविधता हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हॉटस्पॉट है। और देखिए दर्ज की वनस्पति में से लगभग 33% देश स्थानिक है। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। भारत खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है। तो भैया यहाँ पे राइट नंबर ऑप्शन कौन सा है आपको यहाँ पे ढूंढना है। तो देखिए इसको सही से ढूंढना पड़ेगा, ये कंफ्यूजन वाली नहीं, कंफ्यूजन करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। देखिए स्टूडेंट्स भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र, ये क्या कौन सा कथन कौन सा सही नहीं है ना? तो भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है। तो ये आपका ये सब बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जो जिसमें से यहाँ पे 4 हॉटस्पॉट भी है, यहाँ पे क्या कितने 4 हॉटस्पॉट है भारत में। तो भैया हॉटस्पॉट 4 यहाँ पे है। विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से भारत में 4 हॉटस्पॉट, ये आपका सही है ना? ये 4 हॉटस्पॉट आपका सही है। बट यहाँ पे 12 भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, ये गलत है क्योंकि भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, ध्यान रखना। चलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 गलत होगा, तो यही आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का गैर उपयोग मूल्य है? सौंदर्य संबंधी मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, नैतिक मूल्य या वसीयत मूल्य। तो देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपका राइट जो हो जाएगा वो आप लोग को ध्यान रखना है, वो होगा 4 नंबर, वसीयत मूल्य। आप लोग देखते जाना आपका कितना सही हो रहा है, लिखते जाना। निम्नलिखित में से किसकी भारत में आनुवांशिक विविधता की अधिकता है? चाय, सागौन, आम या गेहूं। तो देखिए आपका राइट हो जाएगा आम, ठीक है। देखिए घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये सब, इसीलिए ध्यान रखिएगा। आप लोग को प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फर्स्ट वीडियो देख लिया, सेकंड देख लिया, थर्ड देख रहे हैं, तो भैया आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। 31 नंबर में एक बायोमास गैसीफायर परिवर्तित करता है गैसीय ईंधन को द्रव ईंधन में, ठोस ईंधन को गैसीय द्रव ईंधन में, द्रव ईंधन को गैसीय ईंधन में या फिर गैसीय ईंधन को ठोस ईंधन में। तो यहाँ पे आपका राइट जो हो जाएगा स्टूडेंट्स वो होगा ठोस ईंधन को गैसीय ईंधन में। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत से फोटोवोल्टिक सेल द्वारा ऊर्जा उपक्षय
उपक्षयित होती है, क्षयित होती है। सूर्य भूतापीय है ना, सूर्य भूतापीय वायु ईंधन सेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ध्यान रखना, वो होगा आपका सूर्य। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में अधिकतम तेल का उत्पादक है? ऊपरी असम, केम्बे की खाड़ी, कृष्णा गोदावरी बेसिन या बॉम्बे हाई? तो देखिए ये आपका राइट हो जाएगा 33 का 4 नंबर, बॉम्बे हाई। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट न्यूनीकरण विधि नहीं है? प्रक्रिया संशोधन, भूमि भरण, अपशिष्ट पृथक्करण या अपशिष्ट न्यूनीकरण? देखिए स्टूडेंट्स, आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 34 का 2 नंबर, भूमि भरण। 35 में निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट रासायनिक उपचार नहीं है? उदासीनीकरण, भारी धातु अपक्षेपण, अनुकूलन या ऑक्सीकरण? तो देखिए इसमें आपका राइट होगा 3 नंबर, अनुकूलन। निम्नलिखित में से कौन सी विधि परमाणु कचरे के निपटान के लिए उपयोगी है? देखिए भैया, ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा कि रिपीट हुए हैं कि नहीं हुए, है ना। चलो, भूमिगत निपटान, भूमि भरण निपटान, सागर में क्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो 36 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, भूमिगत निपटान, यही आपका राइट आंसर होगा। कई बार रिपीट हुए हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो राइट होगा आपका, कौन सा सही हो रहा था आप लोग बताना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित है? विषाक्त का तात्पर्य से ब्राह्म संपत्ति, केवल पंख का भूमिभ्रमण करना, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं खतरनाक अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करती है, अस्पताल के कचरे को जलाना होगा। 37 का आपका राइट आंसर को क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, बेसेल समझौता, रामसर समझौता? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा 38 नंबर में, वो होगा 2 नंबर में, क्योटो प्रोटोकॉल। ओजोन परत निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल सीमा में पाई जाती है? 65 से 90, 60 से 70, 50 से 50, 15 से 50, 0 से 10? तो कौन सा भाई वायुमंडलीय सीमा पे पाई जाती है? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स, याद रखना 39 नंबर में, ये 15 से 50 किलोमीटर तक, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे, अब आगे देखते हैं, सही है ये। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में चर्म कैंसर और मोतियाबिंद का कारण है? पराबैंगनी किरणें, मीथेन, ओजोन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो ये आपका होगा स्टूडेंट पराबैंगनी किरणें। वायु निवारण और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? 1974, 1981, 1986 या 1987? तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट वो होगा आपका 2 नंबर, 1981। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो देखिए रिपीट हुए हैं, क्वेश्चन को घुमा दिया गया, ठीक है। तो ये सब बात आप लोग ध्यान रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा 1981। राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 नंबर, नई दिल्ली। पर्यावरणीय सुरक्षा प्रावधान हमारे संविधान में किस वर्ष किया गया? 1971, 1972, 1974 या फिर 1976? तो स्टूडेंट्स याद रखना, ये जो हुआ आपका 1976 में हुआ था, रिपीट हुआ, ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। रोगों की उत्पत्ति का अध्ययन को कहा जाता है? हेतु विज्ञान, सीरम विज्ञान, महामारी विज्ञान या विषाणु विज्ञान? तो 44 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा हेतु विज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा ताज ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है? ईट भट्टे,
ईंट भट्टे, मथुरा तेल परिशोधनशाला, सहारनपुर की चीनी मिलें, फिरोजाबाद का कांच उद्योग। तो भैया कौन नहीं है, आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर सहारनपुर की चीनी मिलें। ठीक है, वो ट्रेपेजियम में स्थित नहीं है, ताज ट्रेपेजियम में। बाकी ये तीनों है। बाढ़ की वजह से 2/3 वैश्विक मृत्यु का परिणाम कौन से देशों में गिना जाता है ना? तो बाढ़ आने से 2 तिहाई लोग मर जाते हैं, है ना? तो भैया विश्व के 2 तिहाई लोग वहां पे मारे जाते हैं, तो ध्यान रखना। भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, भारत और इंडोनेशिया, या चीन और बांग्लादेश। देखिए इसमें राइट जो आंसर आपका हो जाएगा, ये सब चीज याद रखने वाली है। राइट होगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अगर बाढ़ आते हैं तो इनमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं विश्व की तुलना में। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब बात। अगला है, शांत घाटी एक संकरी घाटी है, यह किस नदी पर है? पेरियार, यमुना, कावेरी या कुंठी? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपका हो जाएगा शांति घाटी एक संकरी घाटी है, यह किस नदी पर है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है आपका पेरियर, पेरियार। ठीक है, पेरियार पे, ठीक, याद रखना पेरियार नदी। निम्नलिखित में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय में प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है? शहरी समुदाय, जनजातीय समुदाय, परंपरागत कृषि समाज और चरावाही समुदाय। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, याद रखना। यहाँ पे राइट आपका हो जाएगा स्टूडेंट्स शहरी समुदाय। निम्नलिखित में कौन सा समुदाय प्रबंधन की मजबूत समझ नहीं है? तो बाकी ये तीनों है, जनजातीय समुदाय, चरावाही, परंपरागत, है ना? तो शहरी समुदाय ये मजबूत समझ नहीं है। 48 नंबर में आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। इसको हम लोग कर चुके। अच्छा, ये 48 कहते हैं, 49। सुदूर क्षेत्रों में स्वामित्व मिलन है, भौगोलिक समता, प्रक्रियात्मक समता, सामाजिक समता या आर्थिक समता। तो ये भैया आप लोग को पता होगा ना, पहले अगर अगर समझे होंगे तो प्रक्रियात्मक समता है। चलो अब देखिए, इन ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये लगभग हर साल पूछ जाते हैं। ENVI का मुख्यालय स्थित है बेंगलुरु में, हैदराबाद में, नई दिल्ली में या पुणे में? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये आपका राइट आंसर होगा नई दिल्ली में। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने आपको ये भी दिसंबर 2024 का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवा दिया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो रहा है आपका। तो प्रैक्टिस के लिए देखिए मैं आपको इसका जो PDF टेलीग्राम में दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा, तो देखिए प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा तो वहां पे ऑप्शन में टिक नहीं लगा कर रखूंगा, मैं आपको लास्ट में आंसर की दूंगा। सबसे पहले एक बार और प्रैक्टिस करना है आपको, आप समझ लिए ना? तो फिर समझने के बाद भी आपको क्या करना है, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना है, कॉपी कलम लेके बैठना है, खुद से प्रैक्टिस करना है, 1 नंबर से 50 नंबर तक खुद बनाने की कोशिश करना है आपको। ठीक है, तो आप ये कहीं सोचते होंगे कि भाई सर सर PDF में ये ऐसे करके देंगे, है ना? जो आंसर सही है ऐसे कर देंगे, है ना? जब मान लो यही सही है तो इसको ऐसे करके दे देंगे। ठीक है, या फिर टिक लगा देंगे। नहीं, ऐसे नहीं करके दूंगा, मैं खाली छोड़ूंगा। आपको प्रैक्टिस करना है कॉपी लेके, आपको 1 नंबर से बनना स्टार्ट करना है, और आपको 50 नंबर तक देखना है कि आपका अभी समझने के बाद आपका कितना सही हो रहा है, कितना आप खुद से दिमाग में रख पा रहे हो, सेव कर पा रहे हो। ठीक है, देखना कितना सही हो रहा है, आप लोग मिला लेना। और लास्ट में आपको आंसर की मैं दूंगा। ठीक है, PDF के लास्ट में आंसर की आपको दूंगा, पहले प्रैक्टिस करना, लास्ट में आपको आंसर की दे दूंगा। वहां से आप लोग मिला लेना कि आपका कितना नंबर आ रहा है, कितना सही हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका सही तरीका है। और देखिए स्टूडेंट, मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखिए सब्सक्राइब कीजिए। मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूँ आप लोगों को पता ही है। और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक कीजिएगा तो वीडियो खूब तेजी से वायरल होगा। स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोग बने रहिएगा, मेरा इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय। जाने से पहले बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।